ये क्वेश्चन है। इसको करना है। कह रहे और मूविंग अ चार्ज 20 कूलम by 2 centimeter, 2 joule of work is done, then the potential difference between the point is, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा हुआ है कि इसमें ये नहीं पता कि ऑन मूविंग अ चार्ज 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर, ये नहीं पता कि कहाँ से कहाँ मूव करा रहे हैं। बस हमको कहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, 2 जूल वर्क डन हो रहा है। तो आप इसमें ऐसा समझें कि यहाँ इसने हमसे डब्ल्यू एस पूछा है और डब्ल्यू एस को हम कह सकते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल, और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है तो ये सिंपली Q टाइम्स V फाइनल माइनस V इनिशियल जो होता है, इसको अपन लिख सकते हैं Q इंटू डेल्टा V, और हमसे यही डेल्टा V पूछा है, ये डेल्टा V हमसे पूछा है। तो बस हो गया। WS जो है इसने वैल्यू दे रखी है कि आप WS जब करेंगे तो 2 जूल का वर्क होगा, और उसके लिए जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं वो 20 कूलम है। अच्छा, अब यही आ गया तुम्हारा डेल्टा V, डेल्टा V। अब यहाँ से कोई भी निकाल दे डेल्टा V, तो डेल्टा V 2/20 यानी कि 1/10, 1/10 मतलब 0.1 वोल्ट, ये आंसर। बाई 2 सेंटीमीटर का क्या रोल हुआ, बाई 2 सेंटीमीटर का क्या रोल हुआ, तो आंसर है कुछ नहीं। बाई 2 सेंटीमीटर का कोई लेना देना हुआ नहीं। तो आप समझिए कि जब भी किसी चार्ज को मूव कराया जाए, वर्क डन दे दिया जाए और पोटेंशियल डिफरेंस अगर पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऐसे करके जब पूछा जाए, तो सिंपल हमारा ये जो फार्मूला है इसको लगाया जा सकता है, इसको लगाया जा सकता है। चलें, ये सवाल देखिए। ये कह रहा है 2 पॉइंट्स P एंड Q, इसको पढ़ें। कह रहा है 2 पॉइंट्स P एंड Q आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट। अच्छा सही है, P का पोटेंशियल भी दे रखा है, P का लिए पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, और पॉइंट Q के लिए पोटेंशियल दे रखा है माइनस का 4 वोल्ट। ये दो बातें इसने दे रखी है। वर्क डन करना है और वर्क डन में मूव करा रहे हैं 100 इलेक्ट्रॉन को। पहले तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद से समझना 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन की बात है, और इसका फायदा क्या है, 100 इलेक्ट्रॉन का चर्चा का मतलब क्या है कि हम सोच सकते हैं Q इक्वल्स टू एनी, क्योंकि हमको चार्ज चाहिए होगा, तो Q जो यहाँ से निकलेगा वो N के जगह पे यहाँ पे 100, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज एलिमेंट्री चार्ज के बराबर होता है, तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻90, ये यहाँ से हमारा चार्ज आएगा। अब वर्क डन, वर्क डन पूछा है, कैसा वर्क डन मूविंग द चार्ज। तो इस चीज को कहीं भूलना है कि जैसे ही हमसे कोई पूछे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज कोई भी हमसे पूछेगा तो वो एक्सटर्नल वर्क पूछ रहा है, और हम उसको बोलेंगे Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। यहाँ पे क्या आएगा, Q के जगह पे हम निकाल चुके हैं क्या, तो वही 100 इंटू
माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसके बाद v फाइनल, हम गए थे p से q, तो v फाइनल मतलब यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ v लिखना पड़ेगा q का और v इनिशियल p का, तो v q का क्वेश्चन ने कहा था माइनस का 4 वोल्ट, माइनस v इनिशियल क्वेश्चन कह रहा है 10 वोल्ट। ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे सॉल्व होगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये तो रहा माइनस का 14 और ये रहा 100 और ये 1.6, इसको जब गुना किया जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस माइनस, पहली बात तो प्लस आ जाएगा, और ये 2.24 इंटू 10⁻⁻16 जूल आता है। तो यानी कि देख लो इसको, इसका आंसर आएगा क्वेश्चन ये वाला 2 नंबर। इसमें ये इम्पोर्टेंट 100 इलेक्ट्रॉन वाली जो बात है कि भाई चलाना किसको है, 100 इलेक्ट्रॉन को। और देखो, ये देखो, ये भी अच्छा है। इसमें किस बात की लड़ाई है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखा जाए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के देखा जाए तो इसमें काम आसान है, लेकिन पहले कोशिश करके देखो। कह रहा है 3 चार्ज है, 3 चार्ज है और उसको कॉर्नर पे रख दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पे रख दिया 3 चार्ज। एक चार्ज यहाँ रखा, एक यहाँ है क्यू और एक यहाँ है क्यू, इस तरीके से तीनों चार्ज को इसने तरीके से रख दिया है। अच्छा, अब BC AC जो दे रखा है साइड, जो इसका साइड है, क्वेश्चन देखो, इसमें साइड जो BC है और AC है ये 2a के बराबर है। जो हमारा BC है और जो AC है 2a के बराबर है, और उसके करस्पॉन्डिंग D एंड E मिड पॉइंट पे है, D एंड E मिड पॉइंट पे है। इसका फायदा देखो, BC पूरा का पूरा अगर देखा जाए, BC अगर पूरा का पूरा देखा जाए तो 2a है। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरा का पूरा AC देखा जाए तो ये भी 2 है। अब फायदा क्या है, कह रहा है कि E मिड पॉइंट है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और ये दूरी भी a है। सिमिलरली ये D मिड पॉइंट है तो ये दूरी भी a और यहाँ से यहाँ की ये दूरी भी a, ये भी a, ये भी a। इसका मतलब कुछ तो फायदा हो रहा है। हाँ, अब और पढ़ते हैं आगे, तब बात पूरी पता चल जाएगी। अब कह रहा है कि द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज, कहाँ से, Q टू चार्ज Q, इसको लेके जाना है। ये रहा तुम्हारा मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज है Q, इसको लेके जाना है D टू E, मतलब D से E जाना है, D से E जाना है, D से E जाना है। इसका मतलब जो वर्क निकालूंगा वो होगा मूविंग चार्ज मल्टीप्लाई बाय फाइनल, मतलब E पहुंचना है, और माइनस इनिशियल मतलब D से आना है। ये मेरा आंसर होगा। W बराबर Q VE और साथ में माइनस का VD, ये मेरा आंसर होगा। मतलब अगर मैं किसी तरीके से VE का पोटेंशियल और VD के पोटेंशियल, इनका डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। इनका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड हो जाए तो काम बन जाएगा। मतलब कुल मिला के डेल्टा V चाहिए, डेल्टा V चाहिए। ये तो इसका पूरा डिस्कशन है कि मुझे डेल्टा V चाहिए, कैसे डेल्टा V चाहिए। अब समझना D पर पोटेंशियल कौन कौन देगा।
हमें डी का पोटेंशियल चाहिए और ई का पोटेंशियल चाहिए। तो भाई अगर मैं वी डी निकालता हूं तो डी पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल किसके कारण होगा? तो ड्यू टू, देखो ड्यू टू चार्ज का नाम देखता हूं। जो चार्ज ए पर है, जो चार्ज सी पर है, और जो चार्ज यहाँ बी पर है, तीनों देंगे पोटेंशियल। ये ए वाला चार्ज भी देगा, ये वाला चार्ज भी देगा, और ये वाला चार्ज देगा। मतलब तीनों चार्ज देंगे, तीनों चार्ज देंगे। क्या यही हाल ई का भी होगा? क्या यही हाल ई का भी होगा? ई पर जो पोटेंशियल होगा वो ड्यू टू ए बी एंड सी वाले चार्ज, सी वाले चार्ज के कारण होगा। मैं तो सबसे अच्छी बात ये बोल रहा हूं कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, पोटेंशियल सेम आएगा, पोटेंशियल सेम आएगा। जैसे ई के लिए देखो, ई के लिए देखो कैसे होगा। ई के लिए लिख रहा हूं, ए वाले चार्ज से दूरी देख लो कितनी है, ए। फिर देखो सी वाले चार्ज से दूरी कितनी है, ए। सिमिलरली बी वाले चार्ज से दूरी मान लो x है, बी वाले चार्ज से दूरी मान लो x है। ये दूरी को ऐसे दिखा रहा हूं, इसका नाम दे रहा हूं x। अब पकड़ो किसको, d को पकड़ो, d को पकड़ना। आ जाओ, d को पोटेंशियल कौन देगा? ये तो यहाँ लिख रहा हूं, तुमको तो देख के ही क्लिक हो जाएगा, अच्छा है तो सिमेट्री है, तो सेम आना चाहिए। d पे, d यहाँ है, इसको कौन कौन देगा? तो एक तो a देगा, और इसको भी C देगा, और इसको भी B देगा। अच्छे से सोचो, D के लिए, D के लिए A की दूरी, A की दूरी ये रही, ये रही, कितनी है, X। अच्छा C के लिए दूरी, D से C के लिए दूरी A, देखो ये दूरी A है, B के लिए दूरी A है। इसका मतलब ये रहा कि जो पोटेंशियल मुझे Vd का मिलेगा वही पोटेंशियल Ve का मिलेगा सिमेट्री से। तीनों का पोटेंशियल लिख के जोड़ेंगे, इसके लिए बुद्धि चलनी चाहिए। तो मैं कहूंगा भैया Vd बराबर Ve हो गया। अब किसी को नहीं समझ में आया तो लिख के देख सकता है। A है डिस्टेंस, तो KQ अपॉन डिस्टेंस यहाँ लिखो, KQ अपॉन डिस्टेंस यहाँ लिखो, KQ अपॉन डिस्टेंस यहाँ लिखो। जो जितना ऊपर उतना ही नीचे लिखाएगा। ये समझ में आया तो यस टाइप कीजिए, ये समझ आया तो यस टाइप कीजिए। सही है। अब बात ये है, जिसको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करो, जिसको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करे। सिमेट्री जिसको नहीं समझ में आया वो एन टाइप करे। ठीक है। अगर अगर मान लो कि अगर इस तरह की कंडीशन है हमारे पास, इस तरह की कंडीशन अगर है तो काम करना आसान है। हम सिमेट्री एक बार चेक कर लें, इससे फायदा होगा कि कैलकुलेशन करने से अपन बच जाएंगे। आओ, तो अब जैसे ही, अब फाइनल आंसर क्या आएगा, 0। देखना फाइनल आंसर की अगर बात करोगे तो अब तुम ऐसा कर लो, W बराबर Q को लेके जाना है इंटू डेल्टा V, यानी कि Q इंटू 0। मतलब यहाँ वर्क डन 0 हुआ है, कोई काम नहीं करना पड़ा। कारण क्या है? तो कारण है इसका सिमेट्री। सिमेट्री इज द रीजन, सिमेट्री इज द रीजन, उसके कारण ऐसा हुआ है। हाँ, हर बार सिमेट्री हो ये भी संभव नहीं है, हर बार सिमेट्री हो ये भी संभव नहीं है। यहाँ सिमेट्री एक कारण है, हेयर सिमेट्री इज द रीजन। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या है, सवाल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ कह रहा है चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी। ए एंड बी पे चार्ज रखा है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखो ये जो ए है, इस ए पे चार्ज रखा गया है प्लस क्यू। अच्छे से लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू है और जो बी है, इस बी पे चार्ज माइनस क्यू है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच आर एट अ डिस्टेंस 2l अपार्ट। जो ए और बी है वो एक्चुअली में 2l डिस्टेंस अपार्ट है। ए एंड बी 2l डिस्टेंस अपार्ट है। ए एंड बी 2l डिस्टेंस अपार्ट है। मतलब अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी अगर मैं लिखता हूं तो वो मुझे लिखना पड़ेगा 2l डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। C इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अब कह रहा है कि A एंड B के बीच में C है। ओके, A एंड B के बीच में C है। इसका मतलब A और C के बीच की जो दूरी है और जो C और B के बीच की जो दूरी है ये L है और ये भी L है। फिर आगे बढ़े, कहता है वर्क डन बताओ इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू। ये कोई चार्ज प्लस क्यू है, ये है मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। कौन सा? CRD। ये CRD सेमी सर्कल से हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। मतलब हमारे चार्ज के जाने का रास्ता ऐसा है, हमारे चार्ज को जाने का रास्ता ऐसा है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे फिनिश हुआ है और जो रास्ता है वो रास्ता है इसका C होते हुए, R होते हुए, D होते हुए। ये इसका रास्ता है। इस रास्ते से जाने में वर्क डन कितना होगा? मजे की बात यह है कि यहाँ जो वर्क है वो कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ बात जो हो रही है वो कंजर्वेटिव फोर्स की हो रही है। कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ डेल्टा V पर डिपेंड करता है। देखो, तो इस रास्ते का तो कोई रोल नहीं है, रास्ते का तो कोई टेंशन ही नहीं है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि बस मुझे जो फिनिश वाली लाइन है, जहां पे फिनिश हुआ है वहां का पोटेंशियल चाहिए होगा, हमें बस यहाँ का पोटेंशियल चाहिए होगा। अच्छा, और उसके बाद से दूसरा पोटेंशियल हमको चाहिए होगा यहाँ का, जहां से शुरू हुआ और जहां का खत्म हुआ उतना पोटेंशियल चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। अब अपने को वर्क डन इन मूविंग चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल CRD, बस इतने से ही काम बन जाएगा, इसी के बीच में वर्क डन चाहिए, अब करो ट्राई। चलिए, क्या आप भी ऐसा ही कर रहे हैं जैसा मैं सोच रहा हूं? मैं मैच करिए एक बार। देखिए, मुझे C से D जाना है, मतलब C हमारा इनिशियल है और D हमारा फाइनल है। मुझे वर्क डन चाहिए जिस चार्ज को घुमा रहे हैं वो, और पोटेंशियल चाहिए होता है फाइनल का माइनस पोटेंशियल चाहिए होता है इनिशियल का। तो प्लस क्यू से कोई दिक्कत नहीं है। V फाइनल मतलब मुझे VD चाहिए और V इनिशियल मतलब VC चाहिए। इतनी चीजें मुझे चाहिए ही चाहिए, तब जाके बात बनेगी। तो बस अब ये निकल जाएगा, मतलब खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले चर्चा करो
VC क्या होगा, VC क्या होगा, फोटो में चलना पड़ेगा, फोटो में चलना पड़ेगा। देखो फोटो यहाँ है। अब सवाल है C पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, तो जितने चार्ज अवेलेबल हैं सब पोटेंशियल देंगे। C पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, जितने चार्ज अवेलेबल हैं सब पोटेंशियल देंगे। ये बात ध्यान होनी चाहिए कि जितने चार्ज अवेलेबल हैं सब 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 पोटेंशियल देगा, सब पोटेंशियल देंगे बारी बारी से। अच्छा ठीक है, सब पोटेंशियल देंगे तो दो ही चार्ज अवेलेबल है, एक हमारे पास प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। देखना मैं लिख रहा हूं VC पर पोटेंशियल, एक बार प्लस क्यू के कारण और एक बार लिखूंगा माइनस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, और इसको जोड़ दूंगा। सोचो बात बन जाएगी VC की। देखना प्लस क्यू के लिए ये फोटो अपने पास रखिए। देखिए मैं देख रहा हूँ प्लस क्यू के लिए और पोटेंशियल लिखना चाहते हैं C पे, तो C पे प्लस क्यू कितनी दूरी पर है, तो देखो L। अच्छा C के लिए ये माइनस क्यू कितनी दूरी पर है, तो वो भी L। तो ये लो भर दो इसमें, K चार्ज लेकिन साइन के साथ अपॉन दूरी L, प्लस K चार्ज लेकिन साइन के साथ अपॉन दूरी L। सॉल्व किया 0, खत्म। तो VC तो 0 आ गया। अब लड़ाई है VD की, अब जरा सोचो VD पे भी पोटेंशियल दोनों देंगे, एक प्लस क्यू वाला पोटेंशियल देगा और माइनस क्यू वाला भी पोटेंशियल देगा। प्लस क्यू का पोटेंशियल लिखो, माइनस क्यू का पोटेंशियल लिखो। अब D के लिए प्लस क्यू कितनी दूरी पर है, D मेरा ये रहा, प्लस क्यू ये रहा। D के लिए प्लस क्यू, अरे ये सेमी सर्कल था तो ये भी तो L ही होगा, तो D के लिए प्लस क्यू 3L पे है। D के लिए प्लस क्यू ये दूरी कितनी, तो भैया 3L। तो D के लिए प्लस क्यू 3L पे है, तो K प्लस क्यू अपॉन 3L प्लस K, अच्छा माइनस क्यू। अब लड़ाई दूरी की है, माइनस क्यू। अब देखना D के लिए माइनस क्यू कितना दूर है, चेक कर लो। D यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है, ये तो मात्र L दूरी पर है। D के लिए माइनस क्यू L दूरी पर है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बस सीधा सीधा L लिख दो। अब बस दोनों को जोड़ना है, तो एक लिखा हुआ है KQ/3L और एक लिखा हुआ है माइनस KQ/L। घटाओगे तो यहाँ से VD तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 2KQ अपॉन 3L, माइनस का 2KQ अपॉन 3L हो गया। अब कोई टेंशन नहीं। अब मुझे सीधा सीधा वर्क फाइंड करना है, तो वर्क इक्वल्स टू वो प्लस क्यू, उसके बाद मुझे VD माइनस VC करना था, तो ये W इक्वल्स टू प्लस क्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं। VD अभी हमने निकाल लिया माइनस का 2KQ अपॉन 3L माइनस 0। अब जरा देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है माइनस का 2Q, अच्छा और साथ में K है, तो K के जगह में मैं लिख रहा हूँ 1/4 अपॉन 3L इधर ही छोड़ रहा हूँ, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है Q से, तुम बोलोगे इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, K के टर्म में ही बता सकते हो। अरे बिल्कुल बता सकते हैं, K के टर्म में ही बता सकते हैं आंसर, लेकिन चूंकि ऑप्शन मिलाना चाहते हैं और ऑप्शन में 1/4 के फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए यहाँ से W जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 और इस 2 से ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 और 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा माइनस का ये आएगा QQ अपॉन 3 इंटू 2 6, तो आ जाएगा 6πε0 और साथ में जो अपनी दूरी है L। ये आंसर मिलाने के लिए, नहीं तो हमारा काम तो पहले ही हो गया था। ये आंसर है और
ये किसी ऑप्शन में है जरूर, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, आपको नहीं दिया था ऑप्शन, आपका काम ऊपर से ही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में जब आप इस सवाल को करोगे, ये आया हुआ सवाल है, ये PYQ का ही सवाल है, उसमें उसने एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में दे रखा है। तो अगर नहीं तो आप ऊपर वाला भी लिख सकते हैं, ये वाला भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको करते हैं। यस सर, समझ आ गया, ठीक है। ये देखें इसको, ये देखें इसको, कह रहा है 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन existing electric field to take a charge of 0.01 कूलम फ्रॉम A to B। आसान सवाल है, आसान सवाल है, इसको HW में कर सकते हैं, इसमें कोई जान नहीं है। डू इट इन HW, सेम पैटर्न है, हमने कई सारे कर लिया। जब इसको करेंगे तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 1500 वोल्ट, इसका आंसर आएगा 1500 वोल्ट। सेम पैटर्न है, इसको HW में कर सकते हैं। दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, सेम स्टाइल, सेम स्टाइल। अब ये देखो, ये देखो, ये रखाया तो यहाँ है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा, रुक जाओ, ये जाना उधर चाहिए, ये थोड़ा सा लेट करेंगे इसको। ये यहाँ का सवाल है, रुक जाइए, ये यहाँ का सवाल है, बताता हूँ क्या है वो। पहले ये देखते हैं, अब समझिए थोड़ा यहाँ ध्यान से। देखिए क्या है मामला। यहाँ पे पहली बात तो इस पे आने से पहले कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो क्या सीखना चाहते हैं, ध्यान से अब देखना, मामला जटिल है। मान लो अगर तुमको इफ इलेक्ट्रिक फील्ड is given and मान लो हमसे पूछा टू फाइंड पोटेंशियल V, पूरा लिख दूं तो पोटेंशियल, मतलब क्या है ये, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारे पास वो E देगा, E देगा और V पूछेगा, E देगा और V पूछेगा, सिंपल सी बात है। E पता होगा और V पूछेगा, जैसे जैसे समझना। अब E पता है अपने को, अच्छा E पता है, ठीक है, कैसे कैसे E पता हो सकता है समझिए। माना हमारे पास एक इस तरीके का एक कोई भी शेल है, हमने सीख रखा है इसको गॉस लॉ में, शेल है, मैंने इसके कई सारे नाम बताए थे, शेल कहा था, इसका नाम कहा था होलोस्फेयर, इसी का नाम हमने कहा था कि भाई स्फेरिकल शेल, होलोस्फेयर, मेटेरिकल शेल, तब बहुत सारी बातें, कंडक्टिंग स्फेयर, खूब सारी बातें। और ये भी बात कही थी कि शेल अगर है अंदर से खोखला है, मतलब सारे चार्ज इसके सरफेस पे ही होंगे, सारे चार्ज इसके सरफेस पे होंगे, अंदर में कोई चार्ज नहीं है। और एक और बात कही थी कि जब तुम बाहर से देखोगे तो हॉलो रहे या खोखला रहे फर्क नहीं पड़ता, वो एक जैसा दिखेगा। अच्छा, मैंने कहा था कि इस कंडीशन में अगर तुम E आउट निकालोगे, अब इस सेल का रेडियस कुछ ना कुछ है, माना हमने जो लिया था रेडियस R था, तो E आउट अगर याद हो तुमको, तो तुमने कहा था K पूरा इसका चार्ज अपॉन R स्क्वायर, यही तो कहा था, KQ अपॉन R स्क्वायर, ये R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद से मैंने कहा था कि भाई E
सरफेस कितना होगा। तो ई सरफेस तुमने कहा था कि के क्यू तो ठीक है, इस छोटे आर के जगह इसका रेडियस रख लो। फिर लड़ाई थी ई इनसाइड की, तो तुमने कहा था 0। तो ये एक बात, दो बात और ये तीन बात, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसकी बात पहले कर चुके हैं। अब जरा इसी में एक चर्चा करना चाहता हूं, आउट पर चर्चा करना चाहता हूं। ये अगर तुमको समझ में आ गया तो सारी चीजें यहां से आसान हो जाती। हाँ, क्यू बड़ा रहे छोटा रहे फर्क नहीं पड़ता, क्यू हमने छोटा भी दिया बड़ा भी दिया उससे फर्क नहीं है। अभी माना ले भाई ये क्यू चार्ज, वो क्यू कोई भी हो सकता है, ये थोड़ी है कि मूविंग चार्ज को ही छोटा क्यू से दिखाएंगे। मान लो क्वेश्चन में उसने स्मॉल क्यू दे दिया, तो ये समझना है कि किस कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं, हमेशा कैपिटल क्यू दे कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, आउट पे चर्चा करना चाहते हैं, आउट पे चर्चा करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, एक हमने इस तरीके से शेल बनाया, इस शेल पे चारों तरफ से चार्ज इसके सरफेस पे डाला, इसके सरफेस पे चारों तरफ से चार्ज डाला, नो प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं, इसके सेंटर से आर दूरी पर, इसके सेंटर से आर दूरी पर, ये जो दूरी है ये यहां से यहां तक की वो आर है, इस आर दूरी पे कोई पॉइंट पी रखते हैं, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम जानते हो, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम जानते हो। अब हम इसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि E अगर अभी तुम इस P पॉइंट पे निकालोगे, यानी कि ये तो तुमसे पूछा जा रहा है E आउट, वो तो तुम जानते हो कि Q अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये बड़ा क्यू भी हो सकता है छोटा क्यू भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ रहा, समझो। ये मत इसको ऐसे थोड़ी रटना है, बड़ा क्यू छोटा क्यू, ऐसे तुमने कहीं बोला ही नहीं। कोई चार्ज है, माना इस पे पूरा चार्ज क्यू है, अब लो, तो ये ऐसे लिखाया, ठीक है। अब हम इसी पे पोटेंशियल पे चर्चा करना चाहते हैं। तो जब पोटेंशियल पे चर्चा करना हो तो जरा सोचो, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो है dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर। ई कहाँ का, तो अभी चूंकि आउट की बात कर रहे हैं तो ई आउट होगा, और ये ऐसे लगेगा फॉर्मूला, dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई आउट डॉट डी आर। अच्छा, ये बड़ा काम का रिलेशन आएगा, ये बड़ा काम का रिलेशन आएगा, समझो कैसे होगा, अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने फिर से लिखा इसको कि भाई dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई मतलब अपन बात करें ई आउट का, और साथ में डी आर, इसी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तभी जाके वैल्यू आएगी। अब बड़ा सावधानी से सोचना है, यहाँ लिमिट और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर लिमिट, चलो भाई इधर लिमिट। समझदारी से सोचो, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, डीवी का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वहां से डेल्टा भी बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जब कुछ नहीं दिया हो तो रेफरेंस लेना होता है, तो माना शुरुआत में इन्फिनाइट पे था, तो इन्फिनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0, इधर आर की लिमिट डाल रहे हो। अच्छा, उसके बाद दूरी हो गई आर, तो कोई पोटेंशियल हमारा v बराबर v बन गया, इसको v इनिशियल भी कह सकते हो और इसको v फाइनल भी कह सकते हो, और इसको तुम कह सकते हो r इनिशियल और इसको कह सकते हो r फाइनल, तुम्हारी इच्छा। बस अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि काम बन गया है, क्योंकि सबसे में नहीं था, तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके v तक, माइनस ऑफ यहाँ से इंटीग्रेशन ई आउट की वैल्यू अपन जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनाइट से लेके आर तक, इन्फिनाइट से लेके आर तक, ये काम हमारा बन जाएगा। ये रहा डी आर, ये रहा डी आर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस, अब तो सारा खेल हो गया। अब इसको डाल दीजिए, v माइनस 0 इक्वल्स टू माइनस का के क्यू
अब देखो के क्यू कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया, 1/r² का इंटीग्रेशन आपको आता है, माइनस का 1/r, कई बार कर चुके हैं। लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ तक है, इन्फाइनाइट से लेके r तक। ये रहा v इक्वल्स टू, एक माइनस मिलके प्लस, तो ये बन गया के क्यू। और उसके बाद नीचे हमारे पास कौन है, r, लेकिन कैसे रखेंगे, 1/r माइनस 1/इन्फाइनाइट, बस रीअरेंज कर लिया। v बराबर आ गया के क्यू अपॉन आर, v बराबर आ गया के क्यू अपॉन आर। ये कहाँ का आया, ये आउट का आया, आउट का आया। यही तो याद करवाते थे, यही तो याद करवाते थे कि भाई किसी चार्ज से आर दूरी पर पोटेंशियल, किसी चार्ज से, ये तो पहले से याद था, सोच के देखो, ये तो तुमको पहले से याद था, पहले से याद था कि भाई किसी चार्ज से दूरी पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन उस चार्ज से दूरी, के क्यू अपॉन उस चार्ज से दूरी, के क्यू अपॉन उस चार्ज से दूरी। लेकिन ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिलेशन तब आया, ध्यान से देखना, ये रिलेशन तब आया जब तुमने लिमिट को कहां से कहां रखा है, यहां से देखना, इनफाइनाइट से लेके छोटे आर तक ये लिमिट रखे थे, तो कहां पहुंच गए, ये लिमिट रखे थे तो आउटसाइड द स्फीयर पहुंच गए। सोचो, मैं कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब मैंने लिमिट को इनफाइनाइट से शुरू करके, इनफाइनाइट इसलिए क्योंकि डिफरेंस लेना था, जब मैंने लिमिट को इनफाइनाइट से लेके छोटे आर तक रखा, तब तो आउट की वैल्यू आ गई, छोटा आर वो पॉइंट था। सोचो, जब इसी छोटे आर को कैपिटल आर कर दूंगा तो मैं सरफेस पे पहुंच जाऊंगा, सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। तो ये बात है, अगर आउट मुझे समझ में आ गया, अगर आउट मुझे समझ में आ गया तो सरफेस समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, सरफेस का देख लो, सरफेस का, सरफेस में बस यही है, लिमिट ही चेंज किया है, लिमिट नीचे इनफाइनाइट से तो चले ही थे, इनफाइनाइट से चले थे, बस लिमिट आर रख दिया, तो यहां से v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ v क्या बन गया, यहाँ v बन गया के क्यू अपॉन रेडियस, के क्यू अपॉन रेडियस। ये बात समझिए, के क्यू अपॉन रेडियस। अच्छा, तो फिर सरफेस का क्या, तो फिर सरफेस का क्या, इनसाइड द सरफेस का क्या, इनसाइड द सरफेस का क्या, इनसाइड द सरफेस में तो इनसाइड जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ही होता है v का डिफरेंशिएशन, और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो हो तो उस टर्म का कांस्टेंट होना जरूरी होता है। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे, जो पोटेंशियल सरफेस पे, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, वही पोटेंशियल अंदर भी होगा। ये बात समझो, इसीलिए v इनसाइड भी निकालोगे तो वही आएगा जो सरफेस का आएगा। फिर से बोल रहा हूं, v इनसाइड वही आएगा जो v सरफेस का आएगा, और वो वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी के क्यू अपॉन रेडियस, के क्यू अपॉन रेडियस। इस बात को समझिए, इस बात को समझिए। हाँ, आउट की लड़ाई थी, आउट की लड़ाई थी, और उसके बाद तो हमने लिमिट चेंज किया और बात बन गई। ये समझ में आ गया तो यस टाइप कीजिए, यस। ठीक है, कौन कौन है आज, कौन कौन है, लेट मी चेक, लेट मी चेक। no, 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 no. शुभम सोया हुआ है, देवासरिया छुट्टी पर है, नीचे इधर है, नंदिनी है, संजना है, नंदिनी संजना सब नींद ले रहे। सो जाओ सो जाओ, फिर ये समा हो न हो। शुभम नहीं, शुभम है भाई, हो सर। संजना यस, अब वो जो लड़की है देवासरिया,
वो तो अभी कॉमेडी के मूड में है, उसको लगता है दुनिया इतनी खूबसूरत है। अभी 12th में गई है, उसको लग रहा है कि वाह लाइफ इज सो इजी। लेकिन भैया इतनी आसान जिंदगी नहीं है जितनी महसूस करते हैं बच्चे 12th में। सबको पता चलता है, सबको पता चलता है। लेकिन तकलीफ मुझे तब होती है कि जब मेरे स्टूडेंट इस तरीके से गोबरपंती करते हैं। बाकी तो करने के लिए, गोबरपंती करने के लिए तो 20-22 लाख लोग हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं ठीक से। चलिए टेंशन की ज्यादा बात ही नहीं है, आइए समझते हैं। तो ये इसकी कहानी थी पोटेंशियल का, सब ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये फोटो दिख रहा है, ओहो अच्छा है, ये फोटो है भाई, फोटो है, फोटो है। अब ये फोटो देख के मान लो मैं इसको सवाल में कन्वर्ट करते हैं। सपोज करो कि ये फोटो है और मैंने आपसे पूछा कि आप पोटेंशियल और आर का ग्राफ दे रखा है। मैंने कहा कि मान लो कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक थिन शेल है, ये शेल है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्राफ उसका सही होगा, सोच के बताइएगा कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ सही है, ये आपको बताना है। कौन सा ग्राफ सही है? 2 नंबर बिल्कुल। अंदर में कांस्टेंट, तो ये तो अलग अलग लाल पेन से लिखता हूं। इनसाइड यहाँ पे है, यहाँ तक तो कांस्टेंट, और आउट में देखो, आउट में वो वेरी कर रहा था। कैसे वेरी कर रहा था? तो v प्रोपोर्शनल 1/r, v प्रोपोर्शनल 1/r। आउट में तो ऐसा था। इनसाइड में डाटा कांस्टेंट था। इनसाइड में डाटा कांस्टेंट था, कितना था? r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, वो तो रेडियस पे बात थी, रेडियस तो फिक्स होता है। तो अंदर में कितना था? KQ अपॉन रेडियस, और रेडियस तो शेल का फिक्स होगा, इसलिए इनसाइड में फिक्स था। हाँ डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था बाहर, वो भी इनवर्सली। तो अंदर में कांस्टेंट और बाहर में ऐसा। ग्राफ याद रखना चाहता है भाई, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। चारों मैंने इसलिए रखा कि ऐसे घुमा फिरा के वो पूछते हैं, तो ऐसा नहीं कि तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना देना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना देना। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड से याद आया भाई, अगर ये ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो कौन सा ऑप्शन होता, जल्दी बताओ। 1 होता, सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता तो 1 होता। हाँ चार्ज अगर निगेटिव होता तो ग्राफ पलट जाता, पोटेंशियल निगेटिव लिखते तो ग्राफ पलट जाता, मिरर इमेज होती। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मिरर इमेज होता उसका नीचे की तरफ। ये बात समझ में आ रही क्या? हाँ अब आइए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नाम ही इसका भयानक है। नाम ही भयानक नहीं है, ये प्राण ले लेगा तुम्हारा। ये ग्राफ भी भयानक देगा। अब ग्राफ इसका जो देगा, उस ग्राफ को तुम आराम से बस ग्राफ का फोटो मन में चिपका लेना। ग्राफ का फोटो याद रखना है मुझे, ग्राफ का फोटो याद रखना है। अच्छा देखो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अगर कहीं दे रखा है, अब देखो फायदा समझाता हूं तुमको। फायदा भाई देख, एक चीज तो बहुत आसान है, वो क्या? नहीं, 2 चीज आसान है। एक तो मैं आउटसाइड से देखता हूं, या फिर मैं सरफेस से देखता हूं, तो मैं हॉलो और सॉलिड में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता था। तो आउटसाइड से देखा जाए तो आंसर आएगा सेम एज किसका? जो अभी तुम शेल का निकाल के लेके आए थे। शेल को कुछ लोग, सुनना ध्यान से, सेल को कुछ लोग कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं। सेल को कुछ लोग कंडक्टिंग स्फीयर भी कहते हैं। तो सरफेस पे भी इसका आंसर सेम एज शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर आएगा। अच्छा, मतलब आउटसाइड की तो टेंशन है नहीं। आउटसाइड का आंसर कितना आएगा? तो आउटसाइड का आंसर आएगा
के क्यू अपॉन दूरी, के क्यू अपॉन दूरी लिख दूं क्या? ये देखो के क्यू अपॉन दूरी। अच्छा सरफेस का कितना आएगा? तो सरफेस का आएगा के क्यू अपॉन रेडियस, के क्यू अपॉन रेडियस। आर मतलब दूरी, कहां से? सेंटर से, सेंटर से। छोटा आर मतलब सेंटर से दूरी, बड़ा आर आए तो इसको पढ़ लेना चाहिए रेडियस। अब समझो, यानी कि यही बात यहाँ लिखी है, ये लिख दिया, ये लिख दिया। चलो अब लड़ाई एक ही जगह की है, अब लड़ाई एक ही जगह की है, और वो है कि जब ये इनसाइड होगा तो क्या करें, जब ये इनसाइड होगा तो क्या करें। अरे भाई प्रोसेस वही है, लेकिन इसका डेरिवेशन हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं। तो इसके इनसाइड में प्रोसेस वही है, इनसाइड में जाओगे, जहां तक का पूछेगा वहां तक लिमिट डाल के सॉल्व करोगे, पूरी मेहनत करोगे, जिसका कोई फायदा नहीं है, आंसर आएगा ये। और ये तुमको क्या करना है, तो सीधा सीधा याद करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है आपके पास, सीधा सीधा याद करिए। इसके डेरिवेशन से कुछ सीखने को नहीं मिलता सिवाय लिमिट रखने के, तो इसमें विशेष दिमाग लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप इसको सीधा याद रखिए, यही याद रखना है, बाकी तो पहले से ही रहेगा तुमको। तो क्या याद रखा भाई, मेरे से सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोलोगे और पोटेंशियल पूछोगे तो के क्यू अपॉन 2r³ और मल्टीप्लाई होगा 3r² माइनस r²। कैपिटल आर रेडियस है, छोटा आर सेंटर से दूरी है जहां तक का पूछा। लड़ाई कहाँ की है? ये लड़ाई है इनसाइड की, ये लड़ाई है इनसाइड की। क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए, बिना याद किए कोई उपाय नहीं है, कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं इनसाइड के लिए। तुम सोचो इनसाइड का हम वहां डेरिवेशन भी किए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाली थी, सॉल्व किया था, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे उसको ध्यान रखना था। यहाँ पोटेंशियल डायरेक्ट याद रखिएगा, कोई फायदा नहीं है इसके बीच में मैथ्स में जाने से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कॉपी में लिखो, तो एक बार कॉपी में लिखो, जो फॉर्मूले तुमको पकाऊ से लगे, इसको मैं सबसे पकाऊ फॉर्मूला मानता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो तुमको पकाऊ सा लगे उससे डायरेक्ट सवाल आता है, जो फॉर्मूला पकाऊ है उससे सवाल डायरेक्ट आता है। भूल जाओगे तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, सीधी बात है, भूल जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कैसे कितना भी मैथ्स लगा के सॉल्व कर लोगे, तुम यहाँ तक पहुंचोगे ही नहीं, क्योंकि उतना प्यारा माहौल वहां का होता नहीं है, इसलिए भूलना ही नहीं है। अब आइए, अब है ग्राफ का। अब ग्राफ ऐसा है, और ये ग्राफ बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि यार इसमें याद कराने पे इतना जोर क्यों लगा रहे हो? मैं जोर इसलिए लगा रहा हूं कि जब तुमको पढ़ाऊंगा ना ग्रेविटेशन, जब तुमको पढ़ाऊंगा ग्रेविटेशन, तो वहां पे ये फिर से एक बार आएगा, तो थोड़ी चर्चा वहां पे कर लेंगे, थोड़ी चर्चा वहां पे कर लेंगे, तो वहां पे थोड़ा समझा दूंगा। ग्रेविटेशन में भी सेम ग्राफ आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा, ग्रेविटेशन में भी आएगा। इसीलिए इस ग्राफ को मन में एकदम फिक्स कर लो कि हाँ, मेरे से बात अगर कोई करता है कि भाई नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग अगर स्फीयर है, ये क्या है? ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ होता है ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसी इसकी खोपड़ी होती है। ये यहाँ पे KQ/R और शुरुआत हुई थी 1.5 KQ/R से। इसको याद रखना है, पूरा इसको याद रखना है इस सेक्शन को, इसमें कोई इफ बट हूं हाँ चूं चा नहीं। चले, ये रिंग वाला है, रिंग वाले को थोड़ा सा देख लो, रिंग वाले का थोड़ा सा देख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ऐसे रिंग वाला जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज रिंग, फोटो दिख रहा होगा आपको, एक चार्ज रिंग है जिसका रेडियस r है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। तो x डिस्टेंस पे जब कोई पॉइंट p होता है, तो ये देखिए, ये इसका रेडियस a है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है। ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए मैं आपको समझाता हूँ।
यहाँ पे दो बातें यहां से निकल के आती है, दो बातें, पोटेंशियल की बात चल रही है, पहली बात, दूसरी बात किसकी बात हो रही है, रिंग की, रिंग की। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इसकी बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले किसी ऐसे पॉइंट की बात करो, एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। मान लो उसने कहा एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, तो ये एक रिलेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका क्या कराऊंगा मैं, समझना, मैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाऊंगा, अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक, हमने फ्लक्स करा, गॉस लॉ करा, उसके बाद से अभी पोटेंशियल की बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक डाइपोल होता है, जब डाइपोल के अंदर पूरी बात हो जाएगी तब बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां पे रिंग वगैरह सब आएगा, और रिंग वहां पूछा जाता है डिटेल में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का डिटेल करेंगे। अब जरा सोचो, तुम जब इलेक्ट्रिक फील्ड सीख लिए होगे तो उसके बाद एक ही रिलेशन बनता है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही रिलेशन है, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, तब वहां से पोटेंशियल आएगा। माइंड में चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड में सीखूंगा, अभी टॉपिक आना है, वहां से फिर वही केस करूंगा, V इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr माइनस लगा के, तो यहाँ से पोटेंशियल आ जाएगा। अभी क्या करना है तत्काल में, क्योंकि सवाल आगे मिलने वाला है पोटेंशियल का, और हम पढ़ रहे हैं बेस टॉपिक फर्स्ट, तो अभी इसको ध्यान रखेंगे कि V अगर मैं उस पॉइंट पे निकालूंगा तो मेरा रिलेशन आएगा K Q उसका चार्ज, और इसका उसके बाद से क्या बनेगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको क्या याद रखना है, बिल्कुल रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा। इसके लिए डेरिवेशन करने के बावजूद भी, मैथ्स लगाने के बावजूद भी याद रखना है, रैंक 1 हो या 10,000 हो, बिना याद किए किसी का भला नहीं हुआ। कुछ चीजें याद रखनी ही पड़ती है, कुछ फॉर्मूले याद रखने ही पड़ते हैं, इसीलिए के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको याद रखना ही पड़ेगा। पहले जो ग्राफ बनाया है उसको याद रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तुम बोलोगे क्या इसी को याद रखने से काम चलेगा, कि फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे इसको याद रख लेना? नहीं, मैं तो ज्यादा याद नहीं कराता, एक चैप्टर में मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले याद करवाता हूँ, जिसमें से अभी जो बोला है वो पीछे वाला ग्राफ और ये। अच्छा, तो अगले का क्या करें, अगले का कर सकते हो ना, अगले का कर सकते हो। इसमें समझो x कौन है, x ये दूरी है, सोचो ये x ये दूरी है। अब जरा सोचो, अगर मैं इस x को 0 कर दूं, x को 0 कर दूं, इसका मतलब ये P पॉइंट पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, होते होते कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पे। तो x को 0 करते ही मैं एट सेंटर पहुंच जाऊंगा, x को 0 करते ही मैं एट सेंटर पहुंच जाऊंगा, और जैसे ही एट सेंटर पहुंच जाऊंगा तो जो मेरा ये रिलेशन था Vp इक्वल्स टू, ऊपर में था के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये x 0 हो गया तो ये बन जाएगा अब V सेंटर, और V सेंटर बन जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का रूट मतलब r। ऐसे तो एक फॉर्मूला ध्यान रखा, बाकी में ब्रेन लगाया, सारा याद करने की जरूरत नहीं है। पहले मेन, इसीलिए मैंने उल्टा कर लिया, पहले तो हमने एक्सिस वाले किसी पॉइंट पे कर लिया और दूसरे नंबर पे इसको कर लिया। स्लाइड में भी ऐसे कर देता हूं, ये देखो, इसको दूसरे नंबर पे कर लिया, पहले नंबर पे इसको कर लिया। तो ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो भाई क्या आज की क्लास में कुछ चीजें जिसके बिना काम नहीं चलने वाला है, जो याद रखना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं लिख देता हूं ये तुम ओनली याद, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। के क्यू अपॉन 2r क्यू, फिर मल्टीप्लाई करो 3r स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, पूरा बोलो, बड़ा आर रेडियस है, छोटा आर सेंटर से दूरी है, पूरा बोलो। उसके बाद ये ग्राफ, ये ओनली याद करना पड़ेगा, दो ओनली याद करने वाले, ओनली याद करने वाला नंबर 1, ओनली याद करने वाला नंबर 2, और एक और जो अभी आएगा, एक कहां भाग गया, एक और जो अभी आएगा, ये रहा ओनली याद,
ओनली याद करने वाला नंबर 3, बस 3 है, 3 है सर। वो डीएल एलिमेंट के चार्ज का पोटेंशियल है। हाँ, वो डीएल एलिमेंट के चार्ज का पोटेंशियल नहीं है भाई, पूरा इंटीग्रेट कर दिया है तब है। डीएल तो एक एलिमेंट है, वहां का एक चार्ज है, ये तो फोटो बना हुआ है, ये तो वहां का चार्ज है। धीरे धीरे फिर इंटीग्रेट करेंगे ना, तब ये फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है। चलिए अब ये सवाल है, ये सवाल है, इसको पढ़ो तो। ये पढ़ो तो क्या कह रहा है। ये आईआईटी में आया वो सवाल है, लॉजिकल है, बस इसने दिमाग लगाया है। ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है इस सवाल को कि बिना डेरिवेशन तुमको डेरिवेशन की फीलिंग दिखा सकूं कि आखिर होता क्या है। कह रहा है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसका रेडियस है 0.5 मीटर और 1.11 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहां? तो पूरे के पूरे रिंग के सरकमफेरेंस में नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस होता है उसके चारों तरफ। तो कह रहा है कि L बराबर 0 इज द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द रिंग को L बराबर 0 बोला। हमने क्या बोला हुआ था? हमने बोला हुआ था x बराबर 0 थोड़ी देर पहले, अगर दिमाग तुम्हारा चल रहा हो। ये देखो, हमने दूरी x ली थी, इसने कहा L है, और जैसे ही हमने 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 इस वाले केस में x बराबर 0 किया, हम सेंटर पे पहुंच गए। ये कह रहा है उसकी दूरी आज L है और L बराबर 0 पे आप सेंटर पे हैं। तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ ये, इसकी वैल्यू क्या होगी? किसकी वैल्यू? इस मैथ्स की वैल्यू क्या होगी? इस मैथ्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है, इस मैथ्स की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब तुमको मैं बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। कुल मिला के ये कह रहा है कि आप मुझे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल की वैल्यू बताइए जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो एल बराबर इन्फिनाइट से लेके एल बराबर 0 से। दिमाग लगाओ, एल बराबर 0 को हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था सेंटर। एल बराबर 0 को हमने नाम दिया था सेंटर, और एल बराबर इन्फिनाइट से बात करनी है, मतलब इन्फिनाइट में कहीं रहा होगा पॉइंट एल बराबर इन्फिनाइट। दिमाग लगाओ, पहले पॉइंट कहाँ रहा होगा? इन्फिनाइट पे। पहले पॉइंट इन्फिनाइट पर था, पहले पॉइंट इन्फिनाइट पे था। तुम सोचोगे इससे क्या फायदा है? क्योंकि इससे फायदा है ना, जैसे ही तुम माइनस ऑफ ई डॉट डी एल देखोगे तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए, अरे ये तो पोटेंशियल की बात कर रहा है, क्योंकि माइनस ऑफ ई डॉट डी एल पोटेंशियल ही तो होता है। अच्छा, इसका मतलब जब इन्फिनाइट पे तुम हो गए तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा? तो v बराबर 0 ही तो होगा। यही तो इसका फायदा है, तो इसका फायदा ये है। अच्छा, जब तुम सेंटर पे आ गए हो तब पोटेंशियल हमको नहीं पता, तो हम उस समय का पोटेंशियल लिख देंगे, हम उस समय का पोटेंशियल लिख देंगे। L बराबर 0 का मतलब तुम कह सकते हो v उस सेंटर का, v उस सेंटर का। अब दिमाग लगाओ, इस मैथ्स से वो क्या पूछना चाह रहा है? इस मैथ्स से वो पूछना चाह रहा है कुल मिला के कि भाई तुम मुझे सीधा सीधा v सेंटर की वैल्यू बता दो। ये सीधा सीधा v सेंटर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, बाकी सब नाटक है, ये उड़ जाता है। लेकिन गौर से तुम देखो, ये कह रहा है तुम इंटीग्रेट करो, इनफाइनाइट से 0 तक इंटीग्रेट करो, कहां पहुंचोगे? सेंटर पर। सोचो सोचो सोचो, ये समझ में आ रहा है क्या? इनफाइनाइट टू 0 इंटीग्रेट करने से
तुम पहुंचोगे सेंटर पे, तुम पहुंचोगे सेंटर पे। ये फील आना चाहिए, ये फील आना चाहिए। ये रिंग है, ये रिंग है। अब यहां पे कोई पॉइंट है इन्फिनाइट, ये पॉइंट है इन्फिनाइट, ये इन्फिनाइट पे कोई पॉइंट है। अब इन्फिनाइट से चलता 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 कोई यहाँ 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 यहाँ, ये दूरी चूंकि यहाँ से मेजर करा गया था पहले, यहाँ से ऑब्जर्वर, ये देखो यहाँ से दूरी मेजर किया तो इन्फिनाइट, जब ये यहाँ पहुंच गया तो यही तो 0,0 था, तो इन्फिनाइट पे पहले था, और पहले ये रहा एल बराबर इन्फिनाइट, यहाँ पे जब आएगा तो एल बराबर 0, मतलब तुमसे सेंटर पे पूछा है। और तुम तो जीनियस, तुम तो जीनियस हो, तुमको याद है कि रिंग के केस में, रिंग के केस में जब V सेंटर हुआ था तो वैल्यू आई थी KQ अपॉन रेडियस, वैल्यू आई थी KQ अपॉन रेडियस। के तुम जानते हो 9 इंटू 10 का पावर 9 होता है, और उसके बाद से Q, Q क्वेश्चन में दे रखा है, ये Q कितना भैया, ये है इतना कुलम, इतना कुलम है Q, तो बस Q की वैल्यू डालने का बात बन जाएगी। तो ये रहा 1.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, माइनस नहीं आएगा कभी भी, कभी भी माइनस नहीं आएगा क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है। तो ये 0.5 कैलकुलेट करके देखो, माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। इसका आंसर आएगा 2 वोल्ट, माइनस नहीं, -2 वोल्ट आ ही नहीं सकता, -2 वोल्ट आ ही नहीं सकता। रिंग, रिंग कह रहा है नॉन कंडक्टिव रिंग, रेडियस इतना है, कुलम चार्ज इतना, कुलम चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कह रहा है कितना होगा, देख लीजिए 2 आ रहा है क्या सबका, गुना करके देख लो भैया, गुना करके देख लो 2 आ रहा है क्या। कितना बढ़िया सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है। जनरली ये एक तरीके से देखो आईआईटी का सवाल है, ये आईआईटी का जेईई एडवांस का सवाल है, लेकिन कितना घुमा के पूछा इसने। मैथ्स ही पूछ लिया कि भाई तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, मुझे बताओ इस मैथ्स का मतलब समझा दो। मैं तुमसे ज्यादा बात पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं तो इस मैथ्स का मतलब पूछ रहा हूं। मतलब वो अगर छोटे बच्चे से पूछा जाता तो पूछा जाता V सेंटर बताओ, लेकिन V सेंटर पूछा ही नहीं, वो पूछ दिया इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से लेके 0 तक का माइनस ऑफ E.dl बताओ। इतना लंबा चौड़े को, इतने लंबे चौड़े को V सेंटर कहते हैं, इसके लिए पढ़ना जरूरी है, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। बहुत बढ़िया सवाल, गौर से देखो। इतने लंबे चौड़े को L बराबर इनफाइनाइट से लेके L बराबर 0 तक के इंटीग्रेशन को V सेंटर कहते हैं। हमने X नाम रखा था, इसने L नाम रख दिया, सही है क्या? सही है तो ओके का O टाइप करें। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है। आइए अब थोड़ी कहानी, कहानी कहानी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम आपने खूब सुना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या होता है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस? थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूं, सुनो। इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक कहानी ये है कि पहली बात तो कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। नाम ही इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जिसका नाम इक्विपोटेंशियल सरफेस है मतलब इनका सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है। मतलब मान लो कि मैंने इस तरीके का एक प्लेट ले लिया, इस तरह का एक प्लेट लिया, और दूसरा प्लेट इसके बगल में इस तरह का एक दूसरा प्लेट ले लिया। 2 प्लेट ले रहे हैं, ऐसा और ऐसा। अच्छा, और ये जो प्लेट हमने लिया है, इस प्लेट पे कुछ पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये, और इस पे भी कुछ पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये। मान लो इस पॉइंट का नाम अलग पेन से रख देता हूं। ये पॉइंट नंबर A है, B है, C है, ये P है, Q है और R है। अब सुनना,
इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल बी का है, वही पोटेंशियल सी का है। और इसका मतलब अगर मैं इस प्लेट पे, नाम दे दो इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो प्लेट नंबर 1 और इसका नाम दे दो प्लेट नंबर 2। तो अगर मैं इस प्लेट नंबर 1 पे कहीं भी जाऊं तो नो वर्क होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। किसी चार्ज को मूव कराऊं तो कोई काम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे क्लियर। अब आप देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम ए बी सी या किसी भी पॉइंट पर, बात पूरी सुनना इसमें, अगर मैं प्लेट नंबर 1 के किसी भी पॉइंट पर मूव करूंगा, किसी भी पॉइंट पर मूव करूंगा, मैं मूव करूंगा का मतलब है कि मैं किसी चार्ज Q को मूव कराऊंगा तो वहां कोई काम नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं प्लेट नंबर 2 के किसी भी पॉइंट पे चार्ज को मूव कराऊंगा तो कोई काम नहीं होगा। कारण क्या है कि यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, और वर्क डन होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन बहुत तेज है, वो तुमको फंसाएगा। वो कहेगा भैया इस प्लेट से इस प्लेट पे जाएगा तो क्या, तो भाई इस प्लेट से इस प्लेट में जाऊंगा तब तो वर्क होगा, समझना। अगर मैं प्लेट 1 से प्लेट 2 पर जाऊंगा तब तो वर्क होगा ही, क्योंकि लेकिन प्लेट 1 के किसी पॉइंट पे जाऊंगा तो वर्क नहीं होगा। इसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस इक्विपोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल वाला सरफेस है। तो वही कहा जाता है कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराओगे तो कोई वर्क नहीं होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, सुन लेना, लिखा हुआ है आगे, तुम उसको देख सकते हो, अभी दिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। फिर से बोलता हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट, एबीसी तो हमने दिखाया, ऐसे बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। इसी कलेक्शन को कुछ लोग लोकस भी कहते हैं, लोकस भी कहते हैं। अब कुछ ज्ञान की बात पढ़ लो, ये देखो, ये पढ़ लो, पहला पॉइंट पढ़ लो, 3-4 पॉइंट दे रखे हैं। देखो भाई, पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला पॉइंट, फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द प्लेन और सरफेस corresponding to the locus of all points having same potential is called equipotential surface। ये डेफिनेशन है, लोकस मतलब होता है कलेक्शन। दूसरा पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर अदरवाइज पोटेंशियल एट पॉइंट विल बी ऐसे ऐसा करे। फालतू की बात है, 1 और 2 देख लो, कोई दिक्कत है तो बोलो। कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्रॉस करेगा तो वहां पे दो वैल्यूज आएंगी। जैसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी होती है, 1 और 2 मेरे हिसाब से मैं फर्जी मानता हूं। मैं इंपॉर्टेंट किसको मानता हूं, मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं पॉइंट नंबर 3 को और पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 3 और 4 जो मैंने आपको बोला है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सबसे बढ़िया बात है, ये सबसे बढ़िया बात है। और दूसरा, इफ अ चार्ज इज मूव्ड, इफ अ चार्ज इज मूव्ड from one point to other point of equipotential surface, then work done will be zero, जीरो। 2 पॉइंट काम का है, सिर्फ 2 पॉइंट काम का है, सिर्फ 2 पॉइंट काम का है, सिर्फ 2 पॉइंट काम का है। अब ये क्या नाटक है, ये क्या है, ये समझाता हूं, देखो सुनना, इसमें ध्यान दे। ये क्या है, ये इधर है। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज बीच में तुमने कहीं रख दिया Q, एक चार्ज बीच में तुमने रख दिया Q। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर, इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे तो वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही आएगी, समझो। इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई भी पॉइंट लोगे, इसको बीच में रख दो, ये लो,
ये ऐसा है मान, ये लीजिए इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे चाहे कोई भी पॉइंट ले लो, एक यहाँ ले लो, दूसरा यहाँ ले लो, कितने भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू तो सेम ही आएगी। और तुम बोलोगे मुझे फॉर्मूला भी याद है, कितना? तुम कहोगे भाई देखो अभी पढ़ के आए हैं, के क्यू अपॉन दूरी, के क्यू अपॉन दूरी ये होगा। तुम बोलोगे अभी चार्ज कैपिटल क्यू कर दिया। अरे कैपिटल और स्मॉल की लड़ाई थोड़ी है। माना राम के पास पैसे एक्स हैं, तुमने कह दिया राम के पास पैसे जेड हैं, तो युद्ध थोड़ी हो सकता है। हाँ, ज्यादा फेमस छोटा एक्स लिख देते हैं। अब इसमें के क्यू अपॉन रेडियस, क्यू मेन है कि क्यू क्या है। अगर कभी इसको टेस्ट चार्ज कहा गया तो वो टेस्ट चार्ज समझ में रखना है कि भाई उस टेस्ट चार्ज को मैं तो स्मॉल क्यू से, कोई क्यू नोट से डिनोट करता है, किसी का मूड खराब हो गया वो उस टेस्ट चार्ज को फाई से डिनोट कर दिया, तो थोड़ी लड़ाई कर सकते हैं आप उससे। तो ये आ गया के क्यू अपॉन दूरी। लेकिन जरा सोचो ये तो चारों तरफ होगा, ये चारों तरफ होगा, इतना होगा। अच्छा, और मजे की बात ये 3D में होगा। सोचो 3D में भी होगा, चारों तरफ होगा, क्योंकि दूरी ऊपर भी तो रेडियस आएगी। इसका मतलब ओवरऑल ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनेगा। कोई भी पॉइंट अगर लेते हैं तो ये स्फीयर बनेगा, स्फीयर स्फीयर, कोई भी पॉइंट ले लो। ये डिस्क तुमको लग रहा है लेकिन ये तो स्फीयर बनेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? यही लिखा हुआ है, फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल कंडक्टर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। चार्ज बीच में रखा हुआ है प्लस क्यू। ये समझ में आ गया? तो समझ का एस टाइप करो, एस, समझ का एस टाइप करिए, एस, एस, एस। हाँ ठीक है। अब ये देखिए ये वही है जो मैंने बोला था, ये वही है। कोई पॉइंट पकड़ लो, कोई पॉइंट पकड़ लो, ये देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तो जो V1 है, नहीं 1 2 3 में लफड़ा हो जाएगा क्योंकि पड़ोस वाले ने 1 2 3 नाम दिया है। चलिए नाम बदल लेते हैं, नाम बदल लेते हैं, MNO। देखिए जो VM है वही VN है, वही VO है। ये पकड़ लीजिए, ये पकड़ लीजिए, इसका नाम पकड़िए XYZ। तो जो VX है वही VY है, वही VZ है। हाँ, यहां से यहां जाऊंगा तब तो काम होगा, यहां एक प्लेट से दूसरे प्लेट जाऊंगा तब तो काम होगा, परंतु एक ही प्लेट पे घूमता फिरता रहूंगा तो कोई काम नहीं होगा। फिर एक और नाटक है, कह रहा है कि लाइन डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर जैसा बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंडर जैसा होगा। ये कह रहा है कि भाई फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन सरफेस। हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इस बात का खासा ध्यान रखना है। अब आ जाओ एक सवाल इसको करते हैं, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए इसको। चार ऑप्शन है, गौर से देखना पड़ेगा तुमको, भर से करोगे तो उल्टा पुल्टा कर दोगे। आराम से इस क्वेश्चन को करो। चलिए मैं समझाता हूं क्या है। देखो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तरीके से
तो हमारे पास क्या है मामला, समझिए। एक मिनट, देखिए इसमें चारों को देखो, ये प्लेट दे रखा है, ये प्लेट पहला, ये पहला प्लेट, ये पहला प्लेट है। इस पूरे प्लेट का पोटेंशियल अगर देखोगे तो पूरे प्लेट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, पूरे प्लेट का। और ये दूसरा प्लेट है जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है, तीसरा प्लेट है जिसका पोटेंशियल 30 वोल्ट है, चौथा प्लेट है उसका पोटेंशियल जो है हमारा 40 वोल्ट है। इस तरीके से कहानी दे रखी है। अच्छा, अब नाम दिया है इसने, पहले प्लेट का नाम ए दिया है और लास्ट वाले प्लेट का नाम बी दिया है। एक मजे की बात यह है कि हर ए का पोटेंशियल 10 है और बी का पोटेंशियल 40 है। हर ए का पोटेंशियल 10 है, बी का पोटेंशियल 40 है। ए का पोटेंशियल 10 है और बी का पोटेंशियल 40 है। ये एक हमने ऑब्जर्वेशन निकाला कि भाई इतनी मेहनत तो है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि V1 जो है वो 10 वोल्ट है और जो VB है वो 40 वोल्ट है। और ये कहानी सबके साथ वैलिड है। इसका मतलब मुझे जाना है A to B, A to B तो काम तो होगा, क्योंकि सिर्फ A पे घूमना रहता तो काम नहीं होता। A to B जाना है, काम होगा। A हमारा इनिशियल रहेगा और B हमारा फाइनल रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और जो काम होगा W वो होगा Q टाइम्स V, जहां जा रहे हैं B और जहां से आ रहे हैं A, फाइनल माइनस इनिशियल। तो W और बराबर Q, Q Q की वैल्यू, कोई चार्ज लेके जा रहे हैं, माना हमने उसका नाम ही Q रख दिया। चल VB, B का पोटेंशियल सब में 40 है और A सब में 10 है। देखिए ये 30 क्यू आया, और ये 30 क्यू किसके लिए है? ये सबके लिए है, सबके लिए है, फॉर ऑल, सबके लिए 30 क्यू है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन चलेगा? तो ए नंबर ऑप्शन चलेगा, ए नंबर ऑप्शन चलेगा। क्या कह रहा है देखो, इन ऑल द 4 केसेस, इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन विल बी सेम। कारण मैंने आपको बता दिया, कारण मैंने आपको बता दिया। देखिए यही इसकी कहानी है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, आइए अब ये सवाल करिए, ये सवाल करिए, ध्यान से करो। कह रहा है इन द गिवन फिगर शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। बहुत बेहतरीन सवाल है ये। बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए साथ साथ करते हैं इसको। देखो क्या कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हमने एक चीज सीखा हुआ है, हमने क्या सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। दो बातें काम की है हमेशा। पहला ध्यान रखिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर होता है किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ईपीएस लिख रहा हूं शॉर्ट में, मैं और आप समझ जाएंगे। दूसरा 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 मेन बात, इलेक्ट्रिक फील्ड
के डायरेक्शन में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पोटेंशियल कम होगा। सोचो, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर पोटेंशियल कम होगा। ओहो, तो यहां कितना था, 20, 40, 60 और 80। तो अगर मैं सोचना, अगर मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना गया तो इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर तो होगा, सोच के देखो, परपेंडिकुलर तो होगा, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते ही मैं 20 से बढ़ के 40 से बढ़ के 60 से बढ़ के 80 चला जाऊंगा, तो ये नहीं चल पाएगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर, लेकिन भैया ऐसे बनेगा, ऐसे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, मतलब डायरेक्शन ऐसे दिखाना पड़ेगा। तभी तो एक तो परपेंडिकुलर वाली बात वैलिड हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन है, तो यही है जो 80 वोल्ट वाली लाइन है, ब्लैक वाली इक्विपोटेंशियल है, अगली 60 वोल्ट वाली है, 40 वोल्ट वाली है, 20 वोल्ट वाली। तो भाई ये वाला सही है, ये चलेगा। इसका मतलब अब आ जाओ फिर से बात को ध्यान से समझो। पहली बात हमने क्या फाइनल किया, हमने फाइनल किया कि भाई लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर चलेगा। ठीक है भाई, लाइन ऑफ फोर्स इसके परपेंडिकुलर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक हमने ऐसे बना लिया, चलिए, जो इसके परपेंडिकुलर चलेगा, ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा और इसको बेहतर बना सकता हूँ, इसको नीचे खींच सकता हूँ ऐसे। ये लाइन किसकी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। अब भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ई की वैल्यू। तो मैंने तो एक फॉर्मूला सीख रखा है, क्या, कि डेल्टा बी बराबर होता है ईडी। लेकिन इस फॉर्मूले की दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है, कि भाई डी तुम सबको मत लेना, डी क्या लोगे, तो डी लेना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेना है, डी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा, अब क्या बात कर सकते हैं, अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई डेल्टा भी मुझे चाहिए, मैं इसी को पकड़ लेता हूं, 20 को और ये 40 को, किसी भी दो को पकड़ूंगा, डेल्टा भी सेम दिख रहा है। तो मुझे डेल्टा भी अगर लिखना हो तो यहां तो मैं लिखूंगा इनका डिफरेंस जो कि 20 है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो मुझे फाइंड ही करना है। अब लड़ाई है कि कोई अगर डी बता दे जो कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, देखना ध्यान से क्या होने वाला है, गौर से देखना। मेरे पास ये चीज जो तुम देख पा रहे हो, ये वाली लाइन, ये है 10, अरे उड़ जाएगा, ध्यान से देखो, ये वाली लाइन यहां से यहां तक की लाइन, ये वाली लाइन, ये है तुम्हारे पास 10, ओके, ये 10 है। उसके बाद से ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, बीच का एंगल मेरे पास 30 है। तो बताओ ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन, तो तुम कहोगे ये तो 10 cos 30 है। तो मैं बोलूंगा अच्छा, तो फिर ये बताओ, फिर ये वाली लाइन कितनी होगी, ये वाली लाइन, तो तुम कहोगे कि अच्छा इस लाइन की बात कर रहे हो, मतलब तो ये वाली लाइन तो भैया 10 sin 30 होगा। तुम बोलोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मैं बोलूंगा पूरा समझो, यहां समझो, यहां ग्रीन पेन से समझो। ये 10 है तो ये क्या होगा, ये होगा 10 cos 30, तो ये क्या होगा, ये होगा 10 sin 30, और ये 10 sin 30 भैया
5 आया। ये बात समझ में आनी है? बिल्कुल। ये देखिए, ये आ गया 5, ये आ गया 5, ये आ गया 5, परंतु अभी भी गलती है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर में है, ये 5 सेंटीमीटर में है। अब समझना मेरा आंसर क्या होगा फटाफट। वो होगा, मुझे तो भैया डेल्टा भी चाहिए था, डेल्टा भी बराबर ईडी, डेल्टा भी 20 है, ई की वैल्यू चाहिए, डी रखूंगा 5, 5 तो 5 नहीं, 5 नहीं, 5 इंटू 10 का पावर -2, इसका मतलब ई मेरे पास आएगा 400 न्यूटन पर कूलम। ऐसे बात बनेगी, 400 न्यूटन पर कूलम, ये ई की वैल्यू है। सोचो, सही है क्या? सही है क्या? सही है या फिर से समझाऊं? सही है या फिर से समझाऊं? इसको उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के इधर ले आओ। ये देखो, ये देखो, अब बोलो। सही है। तो ये कहानी है हमारे उस टॉपिक की जहां तक टेस्ट में आ रहा है। तो पोटेंशियल तक की कहानी ये रही। आज को इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो एन टाइप करे, जिसको दिक्कत है वो एन टाइप करे। ओके, नहीं दिक्कत है तो मजे करिए, आराम कीजिए। बाकी इंफॉर्मेशन कल भी क्लास लगनी है, मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। आराम कीजिए।